नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, जो रेलवे के आरपीएफ एसआई के एग्ज़ाम में वो स्टार्ट हो चुके हैं और आप एग्ज़ाम का लेवल भी समझ चुके होंगे कि किस तरीके का आ रहा है। तो यही कहीं न कहीं क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं रेलवे के। और रेलवे सबसे ज़्यादा अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़्यादा रिपीट करती है, तो इस हिसाब से ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएँगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल पे नए जुड़ रहे हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो यहाँ से हमारे आगे के क्वेश्चन हो जाएँगे कि हीमोग्लोबिन में निम्न में से कौन-सी धातु मौजूद होती है? तो यह होती है आपकी Fe, जिसे हम लोग बोलते हैं Fe को लोहा, जिसे आयरन बोलते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। तो हीमोग्लोबिन एक तरह का एक प्रोटीन होता है जो रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, हीम प्लस ग्लोबिन। तो हीम के कारण रक्त का रंग लाल हो जाएगा और ग्लोबिन लौह युक्त प्रोटीन होता है। लौह मीन्स आयरन, तो जो ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड से संयोजन करने की क्षमता रखता है। तो इस हिसाब से आपकी धातु कौन सी हो जाएगी, यह लौह युक्त प्रोटीन यानी लौह, जिसे हम लोग आयरन बोलते हैं, जिसको सिंबल ये होता है Fe। तो ये हो जाएंगे इंपॉर्टेंट फैक्ट इस क्वेश्चन से रिलेटेड। अगला प्रश्न हो जाएगा कि हृदय पेशी कोशिकाएं होती हैं। तो इन 4 ऑप्शन में बताना है कि हृदय पेशी कोशिकाएं कैसी होती हैं। तो ऑप्शन ए है कि बेलनाकार शाखा युक्त और बहुनाभिकीय। तो ये नहीं होती हैं। बेलनाकार होती हैं और शाखा युक्त और एक नाभिकीय होती हैं, तो यही सही हो जाएगा। तो ऑप्शन वी यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। तो हृदय पेशी कोशिकाएं एक प्रकार की अनैच्छिक पेशी कोशिकाएं हैं। यह पेशी बेलनाकार शाखा युक्त और एक नाभिकीय होती हैं। ये पेशी जीवन पर्यंत बिना रुके, बिना थके और संकुचित और बिना शिथिलन होकर गति करती रहती हैं। इसके कारण शरीर में आपके निरंतर रक्त परिसंचरण होता रहता है। तो ये फैक्ट आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा कि हृदय मांसपेशियां किससे बनी होती हैं या कैसी होती हैं। तो यहाँ पे तर्क रूपी, अशाखित, बहुनाविक और एकल नाविक ये नहीं होती हैं। तो बेलनाकार, शाखित और एकल नाविक होती हैं, तो यही इसका करेक्ट हो जाएगा। तो सेम क्वेश्चन ये रिपीट हो चुका है रेलवे में, तो इनको याद रखना है यहाँ से। अगला प्रश्न बट देखते हैं हम लोग क्या हो जाएगा। निम्न में से कौन सी नलिका है जो दिल से निकलती है और शरीर में विभिन्न अंगों में रक्त संचारित करती है। तो कौन सी नलिका हो जाएगी, तो यह होती है आपकी धमनी। ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। तो धमनी शरीर के विभिन्न अंगों से रक्त संचारित करती है जो दिल से निकलती है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। तो जो नलिकाएं हृदय से निकलकर रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में वितरित करती हैं उन्हें हम लोग धमनी कहते हैं। इनमें सामान्यतः शुद्ध रुधिर बहता है। तो ये पॉइंट यहाँ से स्टार डाल के लिख लेना है। तो यहाँ पे एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि शुद्ध रक्त किस में प्रवाहित होता है, तो यह धमनियों में प्रवाहित होता है। तो क्वेश्चन इस तरीके का भी पूछा जा सकता है कि धमनियों में किस प्रकार रुधिर प्रवाहित होता है, तो यह होता है आपका शुद्ध रक्त। आगे हो जाएगा कि परंतु पल्मोनरी धमनी में हृदय से फेफड़ों को अशुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है। तो यह एक अपवाद हो जाएगा यहाँ से कि जो पल्मोनरी धमनी होती है यहाँ से हृदय से फेफड़ों को अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। तो ये फैक्ट आपका हो जाएगा। बढ़ते हैं अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हो जाएगा हृदय चक्र क्या है। तो हृदय चक्र हृदय के संकुचन और शिथिलीकरण का एक चक्र होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। तो एक हृदय स्पंदन के आरंभ से दूसरे स्पंदन के आरंभ होने के बीच के घटनाक्रम को हृदय चक्र कहते हैं और इस क्रिया में दोनों अलिंदों एवं दोनों निलियों का प्राकुंचन एवं अनुशीतलन सम्मिलित होता है। हृदय स्पंदन 1 मिनट में 72 बार होता है। तो ये पॉइंट स्टार डाल के यहाँ से लिख लेना है, अर्थात 1 मिनट में कई बार हृदय चक्र होता है। तो इस पॉइंट को यहाँ से स्टार डाल के लिख लेना है। क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्टली आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। अगला प्रश्न हो जाएगा कि किसको 4 भागों में विभाजित किया जाता है। तो इन 4 ऑप्शन में आपको बताना है
कि किसको 4 भागों में विभाजित किया जाता है, तो ये होता है आपका हार्ट, हृदय होता है। ऑप्शन डी यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। तो आइए हम लोग अगला प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा कि फेफड़ों में श्वसन गैसों का आदान प्रदान किसमें होता है? तो यह आपका होता है कूपिका में, जिसे हम लोग बोलते हैं एल्वियोली। ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। तो फेफड़ों में श्वसन गैसों का आदान प्रदान कूपिका में होता है। तो फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान कूपिकाओं में स्थित वायु तथा कूपिकाओं में फैली हुई रक्त कोशिकाओं में बहने वाले रुधिर के बीच होता है। तो ये फैक्ट आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा कि निम्न में से किसकी तुलना सैनिकों से की जा सकती है? तो यहाँ पे बताना है कि किसकी तुलना हम लोग सैनिकों से कर सकते हैं। तो यह होती हैं आपकी स्वायत्त रक्त कणिकाएं, जिसे हम लोग बोलते हैं WBC। तो ऑप्शन डी यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाए। तो अब हम लोग देखेंगे इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो जाएंगे। तो स्वायत्त रक्त कोशिकाएं मानव शरीर में सहज प्रतिरक्षा प्रणाली का महत्वपूर्ण घटक हैं। इन्हें हम लोग ल्यूकोसाइड भी कहते हैं। किसको? तो स्वायत्त रक्त कणिकाओं को ल्यूकोसाइड भी कहते हैं। मनुष्य के 1 घन मिलीमीटर में रक्त में इनकी संख्या लगभग आपके 7500 यानी 7500 तक होती है। ये रंगहीन या सफ़ेद रंग की होती हैं। ये शरीर को संक्रामक रोगों और बाह्य पदार्थों से रक्षा करने वाली प्रतिरक्षी कोशिकाएं हैं। अतः इनकी तुलना शरीर में रोगों से लड़ने वाले सैनिकों के रूप में की जा सकती है। तो ये फैक्ट आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा कि निम्नलिखित में से किसे मानव शरीर का सैनिक कहा जाता है? तो अभी हम लोग ऊपर पढ़े थे, ये होती हैं WBC स्वायत्त रक्त कणिकाएं। तो ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा कि निलय की भित्ति आलिंद की भित्ति से कैसी होती है? तो निलय की भित्ति आलिंद की भित्ति से आपकी मोटी होती है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। तो मानव हृदय एक पेशीय अंग है जो हमारी मुट्ठी के आकार का होता है, और हमारा हृदय 4 कोष्ठीय होता है, जिसमें 4 कोष्ठी मीन्स आपके हो जाएंगे 4 चेम्बर। तो हमारा हृदय में यानी हमारे हृदय में 4 चेम्बर होते हैं, जिसमें 2 आलिंद और 2 निलय होते हैं। निलय आलिंद की अपेक्षा बड़ी होती है और उनकी भित्तियाँ भी मोटी होती हैं, क्योंकि निलय को पूरे शरीर में रुधिर भेजना होता है। तो ये हो जाएंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट इस क्वेश्चन से रिलेटेड। अगला प्रश्न हो जाएगा कि निम्न में से कौन सा WBC के बारे में सही नहीं है? तो आइए हम लोग एक एक ऑप्शन देखेंगे क्या सही नहीं है। क्या इनका आकार 18 से लेकर 25 माइक्रो मिलीमीटर तक का होता है? तो यह नहीं होता है, एकदम होता है। यहाँ पे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा WBC के बारे में सही नहीं है? तो यहाँ पे यही सही नहीं है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हमें मिल गया। तो फैक्ट इसके हो जाएंगे कि स्वायत्त रुधिर कणिकाएं, इसकी आकृति और रचना अमीवीय या वृत्ताकार होता है। ये मुख्यतः शरीर में सैनिक के रूप में कार्य करते हैं और रोगाणुओं को मारते हैं तथा रोगों के संक्रमण से बचाते हैं, और इनकी नाभिक में केंद्रक पाया जाता है, जबकि इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है। तो ये फैक्ट आपको नोट डाउन कर लेने हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा संवहनी तंत्र के बारे में सच नहीं है? तो क्या सच नहीं है, आइए हम लोग देखेंगे कि एक वयस्क व्यक्ति में लगभग 6.8 लीटर रक्त होता है। तो यह सही हो जाएगा। संवहनी तंत्र शरीर के वजन का लगभग 7 से 8% होता है, यह भी सही हो जाएगा। मानव RBC का जीवन काल आपके 115 से 120 दिन होता है, यह भी सही हो जाएगा। रक्त सफ़ेद या लाल संवहनी संयोजी ऊतक है, तो यह भी सही यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे आपका हो जाएगा कि रक्त सफ़ेद या लाल संवहनी संयोजी ऊतक है, तो यही गलत हो जाएगा। तो यही इसका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन के फैक्ट देखेंगे क्या हो जाएंगे। तो रक्त आपका एक प्रकार का संयोजी ऊतक है, और रक्त के तरल अधात्री भाग को हम लोग प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा में लाल रक्त कणिकाएं, जिसे हम लोग कहते हैं RBC, स्वायत्त रक्त कणिकाएं, इन्हें हम लोग WBC कहते हैं,
तथा प्लेटलेट्स निलंबित होता है। प्लाज्मा में प्रोटीन, नमक तथा हार्मोन भी होते हैं। रक्त गैसों, शरीर के पचे हुए भोजन, हार्मोन और उत्सर्जित पदार्थों को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में संवहन करता है। तो ये फैक्ट आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड याद रखने हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा कि हृदय मेम्ब्रेन, जिसे हम लोग झिल्ली कहते हैं, की 2 परतों से ढका होता है। इन झिल्लियों को क्या कहा जाता है? तो इन झिल्लियों को हम लोग कहते हैं पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। ऑप्शन यहाँ पे बी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो हृदय मेम्ब्रेन, जिसे हम लोग झिल्ली भी कहते हैं, कि 2 परतों से ढका होता है और इन झिल्लियों को हम लोग पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन कहते हैं और यह हृदय के लिए खोला या कवर के समान कार्य करती हैं। हृदय की दीवार 3 परतों से मिलकर बनी होती है, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम एवं एंडोकार्डियम। तो इन 3 परतों से मिलकर हृदय की दीवार बनी होती है। तो इसमें पेरिकार्डियल द्रव होता है जो फेफड़ों का डायाफ्राम के संकुचन व गति के वक्त उसके प्रभाव से हृदय को बचाता है। तो ये फैक्ट आपको क्वेश्चन से रिलेटेड नोट डाउन कर लेने हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा कि रक्त को धमनियों से सिराओं में जिन सूक्ष्म नलिकाओं के माध्यम से प्रवाहित किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें हम लोग कहते हैं केशिकाएं। ऑप्शन यहाँ पे सी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो रक्त को धमनियों से सिराओं में केशिकाओं के माध्यम से हम लोग प्रवाहित करते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि पुरकिंजे तंतु किसमें विशिष्ट हैं? तो यह जो खाली स्थान आपको दिया गया है यहाँ पे क्या आपको भरना है, इन 4 ऑप्शन में बताना। तो पुरकिंजे तंतु हृदय में स्नायु तंतु में विशिष्ट होते हैं। तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे यही सही हो जाएगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे देख सकते हैं और ये क्वेश्चन 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला प्रश्न हो जाएगा कि मनुष्यों की सामान्य स्पंदन दर, जिसे हम लोग कहते हैं पल्स रेट, क्या होती है? तो यह होती है आपकी 70 से लेकर 80 बीट प्रति मिनट। तो ऑप्शन यहाँ पे सी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो मनुष्यों की सामान्य स्पंदन दर आपकी होती है 70 से लेकर 80 बीट प्रति मिनट। अगला प्रश्न हो जाएगा कि हमारी त्वचा के नीचे की छोटी रक्त वाहिकाओं को क्या कहा जाता है? तो इसे हम लोग कहते हैं केशिका। ऑप्शन यहाँ पे डी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो हमारी त्वचा के नीचे की छोटी रक्त वाहिकाओं को केशिका कहा जाता है। अगला प्रश्न हो जाएगा कि इनमें से कौन सा उपकरण रोगियों की हृदय गति को नियंत्रित करता है? तो यह क्वेश्चन आपका है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको जरूर नोट डाउन करें। तो इनमें से कौन सा उपकरण हो जाएगा जो रोगियों की हृदय की गति को नियंत्रित करता है? तो यह हो जाएगा आपका पेस मेकर। ऑप्शन वी यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। तो पेस मेकर उपकरण रोगियों की हृदय की गति का नियंत्रण करता है। तो बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अब हम लोग एक नया चैप्टर यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं जो 3rd चैप्टर हो जाएगा। इससे पहले हम लोग 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं इस यूनिट में। तो अगला हमारा 3rd चैप्टर हो जाएगा श्वसन तंत्र। तो यहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो यह हो जाएगा इंग्लिश में। तो आइए यहाँ से किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं हम लोग एक एक देखेंगे। और ये क्वेश्चन 2022 में यहाँ से लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चन भी बने हुए हैं। तो किस प्रकार रेलवे यहाँ से क्वेश्चन पूछती है हम लोग देखेंगे। यहाँ से पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि श्वसन की प्रक्रिया के दौरान ग्लूकोज के एक अणु के साथ ऑक्सीजन के कितने अणु जुड़ते हैं? तो आपके 6 अणु जुड़ते हैं यह श्वसन प्रक्रिया के दौरान। तो ऑप्शन यहाँ पे सी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो श्वसन की प्रक्रिया के दौरान ग्लूकोज के एक अणु के साथ ऑक्सीजन के 6 अणु जुड़ते हैं। श्वसनीय पदार्थ का पूरा ऑक्सीकरण होता है जिनके फलस्वरूप CO2 तथा H2O बनते हैं और काफ़ी मात्रा में ऊर्जा विमुक्त होती है। तो यहाँ पे ये फार्मूला आपका देख सकते हैं। तो यह हो जाएगा आपका ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6 प्लस जब हम लोग ऑक्सीजन के साथ इसकी क्रिया कराएंगे तो आपका बनेगा CO2 और H2O और यहाँ से ऊर्जा आपकी मुक्त होती है, निकलती है। तो ये आपकी रिएक्शन हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने अणु जुड़े हुए हैं ऑक्सीजन के, तो 6 अणु जुड़े हुए हैं। तो इस प्रकार आपके
ऑक्सीजन के एक ग्लूकोज के अणु में 6 ऑक्सीजन के अणु जुड़ते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा कि जंतुओं में श्वसन सतह की कुछ विशेषताओं का उल्लेख नीचे किया गया है, गलत विकल्प का चयन करें। तो गलत कथन का आपको चयन करना है। तो आइए हम लोग एक एक ऑप्शन देखेंगे। तो इस क्षेत्र में वायु को अंदर लाने और बाहर ले जाने के लिए एक तंत्र मौजूद होता है, तो यह सही हो जाएगा। इसका सतही क्षेत्रफल बड़ा होता है, तो यह भी सही हो जाएगा। यह सामान्यतः शरीर के अंदर स्थित होता है, यह भी सही हो जाएगा। तो यह बहुत मोटी होती है, तो यही आपका गलत हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे गलत कथन का चयन करना था, तो ऑप्शन डी यहाँ पे गलत दिया गया है, तो यही इसका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। तो जंतुओं में श्वसन सतह के क्षेत्र में वायु को अंदर लाने और बाहर ले जाने के लिए एक तंत्र मौजूद होता है, जिसका सतही क्षेत्रफल बड़ा होता है, जो सामान्यतः शरीर के अंदर स्थित होता है, अर्थात सभी जीवों की कोशिकाओं में कोशिकीय श्वसन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप ऑक्सीजन भोजन के विखंडन में सहायता करता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएंगे इस क्वेश्चन से रिलेटेड। अगला प्रश्न हो जाएगा कि मानव शरीर में वायु किस अंग द्वारा ग्रहण की जाती है। तो हम लोग किससे ऑक्सीजन या वायु ग्रहण करते हैं, तो यह होती है नासा द्वार यानी नासिका के द्वारा। तो ऑप्शन यहाँ पे वी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो मानव शरीर में वायु नथुनों से, जिसे हम लोग नाक भी बोलते हैं, तो नासिका के द्वारा यह हम लोग ग्रहण करते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पे ऑप्शन में वी दिया गया था, तो यही करेक्ट भी हो जाएगा। अब अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे क्या हो जाएगा। श्वसन पथ में पश्चमाव की क्या भूमिका होती है। तो हम लोग एक एक ऑप्शन देखेंगे क्या हो जाएंगे। तो ऑप्शन ए है कि ये अंतः श्वसित और स्वच्छ वसित हवा में सभी गैसों को मिलाने में सहायक होते हैं। ऑप्शन बी है कि पलमाव फेफड़ों और वायु पक्ष से नाक की ओर स्थित बलगम को साफ करते हैं। तो यही इसका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। तो इस प्रकार ऑप्शन बी यहाँ पे हमें करेक्ट मिल गया है। अगला प्रश्न हो जाएगा यहाँ से। प्रश्न से पहले हम लोग फैक्ट देखेंगे। तो श्वसन पथ में पक्षमाव फेफड़ों और वायु पथ से नाक की ओर स्थित बलगम को साफ करते हैं। मनुष्य के श्वसन तंत्र के मुख्य अंग आपके हो जाएंगे नाक, स्वर यंत्र और श्वास नलिका और फेफड़े। तो ये हो जाएंगे आपके मुख्य अंग। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा कि फेफड़ों में कूपिकाओं के होने का क्या कारण है। तो कूपिकाओं का क्या होने का कारण है, आइए हम लोग एक एक ऑप्शन चेक करेंगे। तो फेफड़ों को यांत्रिक सहारा प्रदान करता है, क्या यही सही हो जाएगा। तो ये नहीं होता है, गलत हो जाएगा। फेफड़ों के लिए पंपिंग क्रिया प्रदान करता है, ये नहीं करता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि करता है, तो यह सही हो जाएगा। फेफड़ों के आयतन में वृद्धि करता है, नहीं करता है। तो यहाँ पे हमें सही बताना था, तो ऑप्शन यहाँ पे सी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो फेफड़ों में कूपिकाओं के होने का कारण पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि करना है। फेफड़े में रुधिर कोशिकाओं का जाल बिछा रहता है, यहाँ पर आपकी ऑक्सीजन रुधिर में चली जाती है, तो यह आपकी O2 होती है, जिसे हम लोग ऑक्सीजन भी बोलते हैं, और CO2 बाहर आ जाती है। तो ये फैक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न हो जाएगा कि अनाक्षी श्वसन के दिए गए चरण को पूर्ण कीजिए। तो यहाँ पे ये आपको रिएक्शन दी गई है, तो इसे पूर्ण करना है। तो अभी हम लोग पीछे क्वेश्चन में इस रिएक्शन को हम लोग किए थे। तो यह हो जाएगा ग्लूकोज का फार्मूला। तो जब ग्लूकोज के एक अणु के साथ आपके 6 ऑक्सीजन के अणु जुड़ते हैं, तब आपकी क्या बनती है, CO2 प्लस और ऊर्जा मुक्त होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन को देखें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो अनाक्षी श्वसन के दिए गए चरण को पूर्ण कीजिए। तो यहाँ पे हमें लोगों को आंसर के हिसाब से ये ऑप्शन वी हो जाएगा करेक्ट। तो एथेनॉल यह बन जाएगा आपका। तो ऑप्शन वी यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। तो अनाक्षी श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, तो इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन अलग दे रखे थे
क्योंकि यहाँ पे अनाक्षीय अभिक्रिया को हमें बताना था। अनाक्षीय श्वसन में हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है तथा यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है और इस क्रिया में भोजन का अपूर्ण ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीकरण होता है। तो जंतुओं में इस क्रिया के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड तथा लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा ग्लूकोज का फार्मूला। तो यहाँ से हमें लोग एथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा, जिसे हम लोग एटीपी कहते हैं, तो ये प्राप्त होती है। तो ये फैक्ट हो जाएंगे इस प्रश्न से रिलेटेड। अब हम लोग बढ़ेंगे आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि नीचे दिखाए गए मानव श्वसन तंत्र के भागों को विकल्पों में दिए गए अनुसार ए, वी और सी अक्षरों द्वारा नामांकित किया गया है, तो सही विकल्प की पहचान करें। तो यहाँ पे ये ए, वी दे रखे हैं, तो यही विकल्प में हमें दिए गए हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसका क्या नाम हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है कि ए को हम लोग ग्रसनी कहेंगे, वी को स्वरयंत्र कहेंगे, सी को श्वास नली कहेंगे। क्या यही सही हो जाएगा? तो अगर हम लोग ऊपर का चित्र देखें तो यहाँ पे ए और वी और सी, तो ए को हम लोग कहते हैं ग्रसनी और वी को हमें कहा गया स्वरयंत्र और सी को हमें कहा गया श्वास नली। तो इस प्रकार यहाँ पे ए ऑप्शन यहाँ पे सही मिल गया हमें, तो यही इसका सही आंसर भी हो जाएगा। तो इस प्रकार ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट भी हो जाएगा। तो दिए गए चित्र में मानव श्वसन तंत्र के भागों में ए ग्रसनी को और वी स्वरयंत्र को और सी श्वास नली को दर्शाता है। तो इस प्रकार ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट भी हो जाएगा। तो इस प्रकार आपके कंप्लीट होते हैं यहाँ आज के 25 क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम के पूछे हुए क्वेश्चन है, जो अभी पीछे जो एग्ज़ाम हुए थे रेलवे के, वहाँ पे ये क्वेश्चन पूछने गए थे। रेलवे सबसे ज़्यादा अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़्यादा रिपीट करती है, तो इस हिसाब से ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएंगे और आने वाले एग्ज़ाम में यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और हो सके तो 2 से 3 बार वीडियो को देखें, जिससे आपका यहीं पर क्लियर हो जाए। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो में। जय हिंद।